हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीए सचिन जायसवाल। आज हम लोग टीडीएस और टीसीएस में जो अमेंडमेंट किए गए फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके साथ हम लोग कोविड-19 में जो गवर्नमेंट ने सभी के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज डिक्लेयर किया था, उस पैकेज में जो 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव इन टीडीएस और टीसीएस दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में पहले डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ABCD उस पर टीडीएस किया जाता था, लेकिन अब इस सेक्शन के तहत जो कंपनी 115O के तहत टैक्स पे कर रही थी और जो डिविडेंड सेक्शन 1034 के अंदर एग्जम्प्ट था, अब वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। और उसके ऊपर जो कंपनी 1/4/2020 के बाद कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उस पर उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी होगा। इस सेक्शन में जो लिमिट दी गई थी 2,500 रुपये की, अब उस थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज़ किया है 5,000 रुपये, जिस पर 5,000 रुपये तक आपको कोई टीडीएस करने की ज़रूरत नहीं है। Another amendment in this section is that the payment of dividend was earlier by account paycheck or dividend warrant was given in this section, but after amendment, any mode of payment is liable to TDS under this section. Section 194A, interest other than interest on security। दोस्तों, पहले इस सेक्शन में सबसेक्शन 3 के तहत कुछ ऐसे लोग जो कि इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उस पर टीडीएस करना ज़रूरी नहीं था। उन लोगों को जो कि सेक्शन 194A सबसेक्शन 3 के तहत जो लिस्ट दी गई थी, लेकिन उस लिस्ट में से जो लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, now after amendment they are become liable to make TDS. Now first we'll check out the definition of large cooperative society and then we will see the amount of interest on which they are liable to deduct TDS. So जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, preceding financial year means the financial year in which they are paying tax on that interest. Tax means TDS preceding to that financial year. Like अगर आप 2020-21 में कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया हुआ इंटरेस्ट पर अगर TDS करना चाह रहे हो तो इन दैट केस the turnover of financial year 1920 should exceed ₹50 crore rupees। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 50 करोड़ के ऊपर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर गया तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 194A के तहत जो इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी अपने मेंबर्स को, उस पर उनको टीडीएस करना अब ज़रूरी हो गया है। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन more than ₹50,000, in that case they have to deduct TDS, and for other ₹40,000 then they have to deduct TDS. So who is the senior citizen? The senior citizen who during the financial year, anytime during this financial year, क्रॉस हिज एज 60 और मोर, अगर वो 60 या 60 से ज़्यादा साल का अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी होता है तो उसे यह लिमिट जो दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये, उस 50,000 तक उन्हें TDS डिडक्ट नहीं करना है। 50,000 के ऊपर गया तो TDS डिडक्ट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंधनकारक हो जाएगा। एंड इन अदर केस 40,000 तक एग्जम्पशन दिया है TDS के लिए, एंड अबाउ 40,000 रुपीज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू डिडक्ट TDS। सेक्शन 194C,
इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के तहत वर्क्स की डेफिनेशन दी गई थी। इस डेफिनेशन के अंदर क्लॉज ई में ऐसा कहा गया था कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसके दिए गए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और वह व्यक्ति आपको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मटेरियल सप्लाई कर रहा है, इन दैट केस you have to deduct TDS. But during this Finance Act 2020, they have amended this section. Why they have amended this section? Because it is noticed by the government that some of the assessors are using this section to escape the tax liability and getting the contract manufacturer to procure raw material supplied through related party. As a result, substantial amount of income escape the tax net. यानी कि जो जिस व्यक्ति को आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे थे वह अपने एसोसिएट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वो अपने एसोसिएट से हमें मटेरियल बेचता था और उस मटेरियल को हम मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोसेस करते थे और उसे हम उस व्यक्ति को देते थे। तो इस केस में टीडीएस करने की कोई प्रोविजन नहीं थी। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड दिस क्लॉज एंड दे सेड दैट अगर किसी व्यक्ति को उसके एसोसिएट ने दिए हुए मटेरियल से आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस. सो this is the amendment in this section. And who is the associate? As per section 40 capital A subsection 2 clause B के तहत जो डेफिनेशन दी है रिलेटेड पार्टी की, दिस विल बी कंसिडर एज एसोसिएट to that person. Section 194J TDS on professional fees. इस सेक्शन में एक ही अमेंडमेंट की गई है जिसमें कि टेक्निकल सर्विस अदर देन प्रोफेशनल सर्विस अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इन दैट केस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ सच टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर यू हैव टू डिडक्ट TDS एट द रेट 2%. मैं कह रहा हूँ अगर आप टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे रिसीव कर रहे हो किसी पार्टी से इन दैट केस यू हैव टू डिडक्ट ओनली 2% TDS एंड फॉर अदर प्रोफेशनल सर्विसेज यू हैव टू डिडक्ट TDS अंडर दिस सेक्शन एट द रेट ऑफ 10% which is existing rate. The amendment is only for technical service and TDS is 2%. The another new section is inserted under this फाइनेंस एक्ट 2020 द 194K. इस सेक्शन में जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूचुअल फंड के तहत इशू कर रहा है या कोई स्पेसिफाइड कंपनी जो यूनिट्स इशू कर रही है म्यूचुअल फंड के, तो जो भी इनकम हम उस यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पर हमें मिल रही है इन दैट केस द mutual fund is required to deduct TDS under 194K at the rate of 10% and the payment should be at the time of credit of such income to the account of payee or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier. और इसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है अप टू 5000 there is no need to deduct TDS but above 5000 you have to deduct TDS. और जैसे कि कुछ पहले भी सेक्शन में हम लोग देखते थे कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट को भी अगर ये अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं देन ऑल्सो यू रिक्वायर टू डिडक्ट TDS. द सेम प्रोविजन इज ऑल्सो गिवन इन दिस सेक्शन. अनदर न्यू सेक्शन इज इंसर्टेड अंडर फाइनेंस एक्ट इज 194O. यह सेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू
लाइक अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को, जो कि अब उस प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो ऑनलाइन अपना गुड्स बेच सकता है अमेज़ॉन पर जाके। सो इन दैट केस, पहले यह सेक्शन आने से पहले ऐसी कोई प्रोविज़न फाइनेंस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में कभी नहीं लाई गई थी। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली फॉर द ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर डिडक्टिंग TDS for sale of goods or provision of service facilitated by it through digital or electronic facility or platform। हाँ, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी को गुड्स सेल करने की या सर्विस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है डिजिटली, तो इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर required to deduct TDS under this section. So, e-commerce operator is required to deduct at the time of credit of amount of sale or service or both to the account of e-commerce recipient, or at the time of payment thereof to such participant by any mode whichever is earlier। अगर वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हमने जो सेल किया है उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर कर वो अमाउंट हमें क्रेडिट कर रहा है हमारे अकाउंट को, या वो अमाउंट हमें किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से हमें पहुंचा रहा है, तो इन दैट केस द ई कॉमर्स ऑपरेटर विल डिडक्ट TDS। द TDS रेट इज़ 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ। तो ग्रॉस अमाउंट अगर हम देखेंगे तो क्या ग्रॉस अमाउंट में GST इंक्लूड होगा? मेरे हिसाब से ग्रॉस अमाउंट में GST इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने TDS के तहत ऐसे कई सेक्शन के अंदर कुछ ऑर्डर्स और कुछ नोटिफिकेशन मैंने पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे, कि जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई टैक्स जो है अगर आप कलेक्ट कर रहे हो और उसे रिमिट कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स यू नीड नॉट रिक्वायर टू डिडक्ट TDS। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस पर GST पोर्शन के ऊपर TDS डिडक्ट करना ज़रूरी नहीं है। जो एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट होंगी, अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट प्लस और कोई चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो लाइक फ्रेट, ऑक्ट्राय, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, जो भी एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा और उस पर आपको TDS पे करना है एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। और इसमें ये भी दिया गया है, अगर इंडिविजुअल और HUF जिसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर कर कोई सर्विस प्रोवाइड किया है या गुड्स सेल किया है और उसके थ्रू उसे 10 लाख से कम जो है रिसिट्स मिली है या गुड्स सेल करके अर्न हुआ है, तो इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट डिडक्ट TDS अंडर दिस सेक्शन। मतलब 10 लाख रुपए तक इंडिविजुअल और HUF का ई कॉमर्स ऑपरेटर TDS डिडक्ट नहीं करेगा अगर वो अमाउंट क्रिएट कर रहा है या पे कर रहा है। बट अगर वो 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो इन दैट केस द ई कॉमर्स ऑपरेटर विल डिडक्ट TDS ऑन द होल अमाउंट। और इसमें ये भी दिया गया है, अगर किसी और सेक्शन के तहत अगर आपका TDS काटा जा रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर से इस सेक्शन के तहत आपका डबल TDS नहीं करेगा। लाइक आपने किसी और सेक्शन के तहत आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है TDS के सेक्शन में, तो आपको इस सेक्शन में वापस से TDS करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें स्पेसिफिकली ये भी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत आपको 1% TDS डिडक्ट करना है, पर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट जो है होस्ट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इन दैट केस the TDS will not be deducted under this section। the TDS will deduct
under 194C @ whatever specified therein. So this is provided in this section. And one more point here is that if you doesn't hold any PAN or Aadhaar, then the e-commerce operator will deduct TDS @ 5%, and this provision will come to in effect from 1st April 2020. But due to COVID pandemic, the government had decided to make this provision applicable with effect from 1/10/2020. मीन्स ये प्रोविज़न 1/10/2020 के बाद अप्लीकेबल होगी. नाउ अब आते हैं हम TCS के सेक्शंस में, जो कि गवर्नमेंट ने न्यूली यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए हैं, न्यूली यहाँ पर लाए हैं. सो यह सेक्शन जो है TCS कलेक्शन का है, जो कि फॉरेन रेमिटेंस थ्रू LRS और सेलिंग ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, ये दो चीज़ों पर यहाँ पर TDS की बात की गई है. सो सबसे पहले देखते हैं हम LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. ये क्या होता है? हमें TCS तो करना है, पर LRS ही नहीं पता होगा तो हम लोग TCS कैसा करेंगे? सबसे पहले लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मीन्स RBI ने हर एक इंडिविजुअल को अगर उसे आउटसाइड इंडिया पैसे रिमिट करने हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 1 ईयर मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च $2.5 लाख US$ से ज़्यादा वह बाहर नहीं भेज सकता है इस स्कीम के तहत. सो इस स्कीम के तहत $2.5 लाख तक परमिसिबल है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, या दोनों के लिए. तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर TDS कैसे लाया है? अगर आप ऑथराइज डीलर को अमाउंट दे रहे हो 7 लाख या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, फॉर रेमिटिंग दिस अमाउंट आउटसाइड इंडिया अंडर दिस LRS स्कीम ऑफ RBI, in that case the authorized dealer who is receiving the payment for remitting outside India is required to collect tax at the rate 5% if the remittance exceed 7 lakh or more. अगर आप 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा that amount is in rupees, हैं, अगर आप 7 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से ज़्यादा ऑथराइज डीलर के थ्रू अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट रिमिट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, देन इन दैट केस ऑथराइज डीलर आपका 5% से TCS कलेक्ट करेगा. अगर आपके पास PAN या आधार नहीं है तो उस केस में वह 10% से TCS कलेक्ट करेगा. और दूसरा प्रोविज़न जो है आपको बताया था ओवरसीज़ टूर पैकेज. तो ओवरसीज़ टूर पैकेज क्या है? ओवरसीज़ टूर पैकेज के डेफिनेशन इसमें दिए हैं कि एनी टूर पैकेज विच ऑफर विजिट टू अ कंट्री और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया and includes expenses for travel, hotel stay, boarding, lodging, any other expenses of similar nature or in relation thereto. ऐसा कोई पैकेज अगर वो टूर ऑपरेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इन दैट केस वो जितने भी अमाउंट आपसे कलेक्ट करेगा उस अमाउंट के वह 5% आपसे TCS एक्सेस कलेक्शन करेगा. जैसे कि आपसे वो 1 रुपये भी अगर ले रहा है, ऑन दैट 1 रुपीज़ ऑल्सो ही विल
रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। इसमें कोई ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी है कि आपको वहाँ तक एग्जम्प्ट है। तो ऑन ₹1 ऑल्सो यू हैव द ओवरसीज टूर प्रोग्राम जो अरेंज कर रहा है वो आपसे TCS कलेक्ट करेगा। अनदर प्रोविजन इन TCS इज इंसर्टेड दैट अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके सेल किए गए गुड्स से किसी पर्सन से 50 लाख रुपए कलेक्ट कर रहे हो एग्रीगेट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, then the seller is required to collect TCS at the rate of 1% on total amount collected during that financial year। मीन्स अगर कोई सेलर जो कि कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है सेल ऑफ गुड्स का जिसकी वैल्यू एग्रीगेट में in this previous financial year exceeds 50 लाख रुपीस, मतलब अगर आपका वो कंसिडरेशन मतलब आपको पैसे आने होंगे वो 18-19 से आने होंगे या 19-20 में आने होंगे, लेकिन आप इस 20-21 में उसका कलेक्शन कर रहे हो और वह कलेक्शन एग्रीगेट ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹50 लाख, देन द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 1%। और अगर आपका पैन या आधार नहीं होगा तो 5% आपका TCS कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर सेलर की डेफिनेशन स्पेसिफाई की गई है। सेलर मीन्स जिसकी ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस टर्नओवर उसका बिजनेस से अगर 10 करोड़ रुपए उस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इज लायबल टू कलेक्ट TCS, इन दैट केस द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। मतलब उसका 19-20 में उसका टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा अगर होगा तो उस इन दैट केस दैट सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर द सेक्शन। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को जो कि उससे गुड्स बाय करेंगे उनको एग्जम्पशन दिया गया है जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन या कोई लोकल अथॉरिटी जो कि सेक्शन 10 और सेक्शन 20 में स्पेसिफाई किया है या कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। अगर ये बायर बनकर उस सेलर से कुछ माल खरीदी कर रहे हैं और उसको पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा, इन दैट केस he will not be required to collect TCS from these authorities। And in this section we will see that इस सेक्शन में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है 1F सबसेक्शन 1 और 1G। व्हाट इज सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 में जो टिम्बर है, टोबैको है, इस पर जो TCS कलेक्ट करते हैं, लिकर वगैरह, यह इसमें एक्सक्लूड किया है। मतलब यह अगर सेलर वो उस कैटेगरी में आ रहा है सेक्शन में जो दी है वो गुड जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर इस सेक्शन के तहत TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। 1F यानी कि मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है उसके ऊपर जो TCS कलेक्ट किया जा रहा है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F में, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और 1G के तहत जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है और या तो फिर जो हमने देखा अभी टूर जो कि पैकेज टूर है उसमें भी जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो बाकी के सब जो भी गुड्स आएंगे अदर दैन दिस सब क्लॉज ऑफ 206C ऑल विल रिक्वायर टू कलेक्ट TCS। अभी मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल और HUF को अब इस फाइनेंशियल से अप्लीकेबल होने वाली है। जैसे कि आप लोग देखते थे कि पहले
सेक्शंस में दिया गया था इन टीडीएस के कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर ऑडिट में हैं एज पर सेक्शन 44AB क्लॉज ए और क्लॉज बी के तहत, देन he is required to deduct TDS as per the specified sections under this act. But now the government has amended this clause in section 194A, 194C, 194I, 194H, 194J, this TDS section, and 206C, which we have seen right now. In this section, the proposed amendment is that individual HUF whose sale gross receipt turnover from business or profession carried on by him exceed 1 crore in case of business or 50 lakh rupees in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which interest is credited or paid shall liable to deduct income tax under the said section. मतलब अब पहले जो लिमिट हमें दी गई थी कि आप 194A या क्लॉज बी में जो 2 करोड़ की लिमिट हमें थी पहले, जो कि अगर हम 44AD ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस, तो अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कि अगर आप 1 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर गया इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख के ऊपर गया इन केस ऑफ प्रोफेशन, in that case that individual or HUF is required to deduct TDS or TCS under the above respective sections. So this was the amendment in this Finance Act 2020. Let's discuss, which I had already told you that in this video we'll also discuss on the corona effect, COVID-19 effect on TDS TCS provision. Let us discuss the press release which is come on the date 13th May 2020. So इस प्रेस रिलीज के तहत गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर आप 14 मई 2020 से 13 मार्च 2021 तक इस पीरियड में अगर किसी का TDS या TCS कर रहे हो तो आपको 25% रिड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग TCS रेट आपको TDS करना है या TCS करना है। मतलब आपको एग्जिस्टिंग रेट के 25% कम कर बैलेंस 75% जो भी रेट आएगा उस रेट से आपको TDS या TCS करना है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर सेक्शन भी स्पेसिफाई किए गए हैं जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेट्स सी, इस यहाँ पर दिखाया है कि TDS के लिए 193 में 194, 194A, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194I small a, 194I small b, 194IA, 194IB, 194IC, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194M और 194O। यह सब TDS सेक्शन जो दिया है 23 सेक्शन यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जिसके ऊपर एग्जिस्टिंग रेट को रिड्यूस करेंगे 25% से और बैलेंस जो भी रेट आएगा उससे हम उतना TDS डिडक्ट करेंगे। ये सेक्शन आपको बताया हूँ कि 14 मई से अप्लीकेबल होगा। अगर आप 14 मई से पहले अगर किसी का TDS किया है, इन दैट केस यू हैव टू डिडक्ट एट द रेट नॉर्मल रेट एज पर द स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट। आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर सैलरी का सेक्शन जो है यहाँ नहीं दिया गया है, तो सैलरी पर जो भी TDS होगा वो नॉर्मल रेट जो इंडिविजुअल को अप्लीकेबल है, जो स्लैब रेट दिए गए हैं उसी के हिसाब से आपको करना है। और TCS में भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं यहाँ पर रिडक्शन रेट, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 206C सबसेक्शन 1 में
क्लॉज ए बी सी डी ई एफ में जो रेट दिए है उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 25% रिड्यूस किया है। 206C सब क्लॉज 1C में भी जो ए बी सी दी है उसमें भी यहाँ पर रिड्यूस रेट दिया है। 206C1F और 206C1H। सो इस सेक्शन के तहत जो भी आपको रेट प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर वो रिड्यूस हो जाएंगे 25% के हिसाब से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लीकर सेल के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो लीकर सेल के ऊपर जो TDS और TCS कलेक्ट होता है तो उस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल है TCS का वही रेट से आपको कलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सेक्शन 206C क्लॉज 1G जो कि आपको नया सेक्शन जो भी बताया था लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम और फॉरेन पैकेज टूर जो है उसमें भी आपको कोई भी रिड्यूस रेट प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो therefore the TDS amount paid or credited during this period from 14th May 2020 to 31st March 21 shall be deducted at the rate reduced specified as per the above table. Similarly, the tax amount received or debited during the 14th May 20 to 31st March 20 shall be collected as the rate specified in the table above. और अगर आपके पास टैन या पैन होल्डर नहीं है तो इन दैट केस आपको ये रिड्यूस रेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन दैट केस 20% ही आपका जो है TDS या TCS कलेक्ट किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ 206AA। सो ये थी कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है TDS और TCS के रेट 25% से। और जो नहीं किया है वो भी आपको बताया है कौन से सेक्शन को इसमें नहीं किया है इंक्लूड 25% रिडक्शन के लिए। सो ये थे कोरोना इफेक्ट ऑन TDS एंड TCS प्रोविजन। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यही ख़त्म हो रहा है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको ऐसे ही कोई नए सेक्शन के बारे में मुझसे डिस्कस कराना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके भेजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।